किसी भी चीज में अगर गॉड्स को इंक्लूड कर दिया जाए, वो भी गलत रिप्रेजेंटेशन के साथ, तो वहाँ कंट्रोवर्सी का जन्म लेना तो ऑब्वियस है। हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यम और आज मैं बात करूंगा करंट टाइम की सबसे कंट्रोवर्शियल एनीमे रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक की। कि ऐसा क्या दिखा दिया इस एनीमे ने जो नेटफ्लिक्स ने इसे इंडियन रीजन में रिलीज तक नहीं किया। यहाँ तक कि अपने YouTube चैनल से इसका ट्रेलर तक रिमूव कर दिया। क्यों इसके मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं, इस एनीमे से बाकी मांगा आर्टिस्ट किस तरह से इंस्पायर हो रहे हैं और क्या आपको ये एनीमे देखना चाहिए भी या नहीं, ये सारी बातें आज मैं वीडियो में करूंगा। तो समय को सर आंखों पर रखते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। एनीमे की स्टार्टिंग ही होती है ये नरेट करते हुए कि 7 मिलियन ईयर से चलती चली आ रही ह्यूमन रेस अब अपने पतन की ओर है और इस प्रजाति का अंत किसी न्यूक्लियर वार या एलियन इन्वेजन की वजह से नहीं होगा, न ही किसी एस्ट्रॉइड के गिरने की वजह से। पूरी इंसानियत का अंत होगा उन्हीं के द्वारा जिन्होंने इन्हें बनाया, यानी इनके खुद के क्रिएटर्स द्वारा, गॉड के द्वारा। इस नरेशन के बाद में सीन शिफ्ट होता है वैलहला में, जहाँ पे सारे गॉड्स की मीटिंग चल रही होती है। यहाँ पे हर माइथोलॉजी के सारे गॉड्स इंक्लूड हैं। यहाँ पे ये लोग ये मीटिंग करा रहे होते हैं कि अपने मानव इतिहास में ह्यूमंस ने जिस तरह से नेचर को नुकसान पहुंचाया है, आपस में जंगें लड़ी हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरत, द्वेष, ईर्ष्या, पाप इनका उभरता जा रहा है, तो क्या ये सिविलाइजेशन और जीना डिजर्व करती है या फिर इन्हें पूरी तरह से एक्सटिंक्ट कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। अब यहाँ पे ग्रीक माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी, नॉर्स माइथोलॉजी, जिनमें अपने थॉर, ओडिन, लोकी वगैरह ये सब आते हैं, तो ये सारे लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हाँ भैया ह्यूमन को मिटा दो, क्योंकि इन्होंने 1000 सालों में सिर्फ और सिर्फ धरती पे पाप को बढ़ाया है। मिटा दो भाई, मिटा दो। अब इन गॉड्स में ज़्यूस, ओडिन, शिव, थॉर, लोकी, हरकुलिस, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, एफ्रोडाइट, जो गॉडेस कम इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर ज्यादा, के ओपिनियन सेम रहते हैं कि हाँ ह्यूमंस को मिटा दो। और यहीं पे मेकर्स गलती कर दी है। गलती ये की है कि वो रियल माइथोलॉजी के गॉड्स को यूज कर लिए हैं अपने स्टोरी लाइन में। अब देखो, भगवान और उनकी आस्था को लेके हर इंसान की अलग अलग विचारधाराएं होती है। तो मैं किसी कूल डूड निब्बे की तरह आपसे ये नहीं कहूंगा कि भाई एनीमे है, एनीमे की तरह देख, ऑफेंड क्यों हो रहा है, बिल्कुल नहीं ना। लेकिन मैं ये चीज क्लियर बता दूं कि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में किसी भी माइथोलॉजी के गॉड, इवन ह्यूमंस तक का रिप्रेजेंटेशन और हिस्ट्री गलत बताए हैं। इंडिया में इस एनीमे का नेटफ्लिक्स पे ना रिलीज होने का मेन रीजन पता है क्या? कि इन लोगों ने ज़्यूस से भगवान शिव को कमजोर दिखाया और गॉड्स ने ह्यूमंस को बस एक कीड़े के बराबर समझा है। शिवा को ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है कि जैसे वो वार, डिस्ट्रक्शन, इन सारी चीजों को लेके बहुत एक्साइटेड रहते हैं, उन्हें ये सब देख के बहुत आनंद आता है। जबकि आपको पता है कि शिव भगवान को भोलेनाथ बुलाया जाता है क्योंकि वो बहुत सीधे हैं। कोई भी ऐरा गैरा राक्षस उनको प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लेता था। मगर रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में आपको उनका कोई भी भोला स्वरूप देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये कैसे गॉड्स हैं बे? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा पहले भी किया जा चुका है, आज से हजारों साल पहले, और ये रियल लाइफ एग्जांपल है। आप में से शायद कई लोगों को पता होगा कि होमर और हेसियोड ने मिलकर ग्रीक माइथोलॉजी को लिखा था और उनकी माइथोलॉजी में गॉड का रिप्रेजेंटेशन ऐसा था कि उनके गॉड्स को एंथ्रोपोमॉर्फिक वर्जन ऑफ गॉड भी बोला जाता है। एंथ्रोपोमॉर्फिक मतलब होता है कि ह्यूमन की तरह बिहेव करने वाला, जिसमें बुराइयां, अच्छाइयां, ईगो, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्ड थिंकिंग, ये सारी चीजें। अब जिन लोगों ने होमर की बुक इलियाड एंड ओडिसी पढ़ी होगी, उनको पता होगा कि उस कहानी में एक्किलीज का बदला लेने के लिए खुद ज़्यूस इंटरफेयर करते हैं। अब ये सिस्टम इतना खराब था कि होमर, हेसियोड के बनाए हुए ये एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड्स को आने वाले ग्रीक फिलोसफर जैसे सोक्रेटिस, प्लाटो, प्लॉटिनस वगैरह, ये लोग गॉड मानने से ही इनकार कर दिए। तो हमें भी एक्चुअली ये एनीमे देखते टाइम यही करना है, यानी इन्हें गॉड मानना ही नहीं है, क्योंकि किसी गॉड का एंथ्रोपोमॉर्फिक नेचर हो ही नहीं सकता। प्रॉब्लमेटिक तो तब बनेगा ना जब ओवरवेलमिंग रेफरेंसेस दिया जाए हिंदू से रिलेटेड और इन सब फैक्ट्स को मिसलीडिंग बनाया जाए, तब आप इसे कंट्रोवर्शियल नाम दे सकते हैं। जिस तरह से रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में गॉड्स को इगोइस्टिक, एरोगेंट और शॉर्ट टेम्पर टाइप का दिखाया गया है, वल्कारिस की सबसे छोटी बहन गॉल भी सेम वही चीज बोलती है जो हम ऑडियंस के मन में रहता है कि हाउ कैन दे कॉल देमसेल्व्स गॉड, आखिर ये लोग खुद को ईश्वर कैसे कह सकते हैं। तो सारे गॉड्स की वोटिंग के बाद जब ज़्यूस ये फैसला सुनाने जा रहे होते हैं कि हाँ इंसानियत को मिटा दो, तभी वल्कारिस में सबसे बड़ी बहन ब्रूनहिल्ड आके इंडियन टीवी सीरियल की तरह एंट्री मार के बोलती है ठहरो। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि नॉर्स माइथोलॉजी में टोटल 13 वल्कारिस हैं, क्योंकि वल्कारी इज नॉट अ नेम, इट्स अ टाइटल, जस्ट लाइक इंद्र। अब इन 13 वल्कारीज में सबसे बड़ी सिस्टर ब्रनहिल्ड गॉड के सामने ये प्रस्ताव रखती है कि इंसानों को मिटा देने की बजाय क्यों ना उन्हें खुद अपना मुकद्दर रीराइट करने का मौका दिया जाए। इस पे सारे गॉड्स वल्कारी से पूछते हैं कि अरे बहन कहना क्या चाहती हो।
तब वल्कारी बोलती है कि इंसानों और गॉड का एक 1-on-1 बैटल कराया जाए, रैग्नारॉक कराया जाए। इस पे सारे गॉड्स यहाँ तक कि ओडिन के हगिन और मुनीन भी वल्कारी का मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, इंसान हमसे लड़ेंगे, इंसान मजाल है, उनकी ताकत है, टिक पाएंगे हमारे सामने। इस पे वल्कारी बोलती है कि ठीक है, अगर आप लोगों की इच्छा यही है कि आप इंसानों से बिना फाइट किए उनका वजूद मिटाना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इंसानों से फाइट करने में डर रहे हो। अगर ऐसा है तो आप लोग प्लीज मेरे रैग्नारॉक वाले सजेशन को इग्नोर कर दो। और भाई साहब, इतना सुनने के बाद तो सारे गॉड्स का अहंकार 7वें आसमान पे रहता है कि ये ससुरी हमको ललकारी कैसे, और तब जाके ये गॉड्स रैग्नारॉक को मंजूरी देते हैं। अब इस रैग्नारॉक का रूल है कि 13 गॉड्स वर्सेस 13 ह्यूमंस 1-on-1 बैटल करेंगे। अगर 13 में से 7 बार गॉड्स ये फाइट जीत जाते हैं तो वो ह्यूमन रेस को पूरी तरह से एक्सटिंक्ट कर देंगे, और अगर ह्यूमन 13 में से 7 फाइट जीत जाते हैं तो उन्हें और 1000 साल जीने का मौका मिल जाएगा। अब देखो, जो रेगुलर एनिमे वॉचर्स हैं उन्हें ये एनिमे कुछ खास नहीं लगा। शिव भगवान वाली कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, एक्चुअली उन्हें इसका एनिमेशन ही डल लगा, जिसपे मैं डिसएग्री भी नहीं कर रहा हूँ। अब अगर मैं पर्सनल अपनी बात करूं तो मुझे कॉन्सेप्ट और एक्शन सीन्स बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगे। शायद ही कोई ये कह सके कि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में एक्शन अच्छा नहीं था। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि क्या सिर्फ एक्शन के लिए इस सीरीज के 12 एपिसोड को देखें? एक्शन तो रेस 3 और राधे में भी था, हम वो क्यों ना जाके देख लें? तो भाई लोग सुनो, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के एक्शन सीन्स को जो बात सबसे ज्यादा निखारती है वो है इन सब का आपस का कन्वर्सेशन। इस सीरीज में गॉड से ज्यादा फोकस ह्यूमंस पे किया गया है, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी कैपेबिलिटी, उनके बिलीव्स, हर चीज को हाईलाइट किया गया है। ये ह्यूमंस एक ग्लोरियस पर्पस लेके पैदा हुए थे और उसी ग्लोरियस पर्पस के साथ फना होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। इस 1-on-1 बैटल में गॉड या ह्यूमंस दोनों में से जो भी हारेगा उसका पूरा वजूद, पूरी हस्ती, पूरा अस्तित्व तो हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्योंकि ये रैग्नारॉक सिर्फ मैनकाइंड की एग्जिस्टेंस की लड़ाई नहीं है, दिस इज ए बैटल ऑफ सोल्स। अगर एक बार वो ये बैटल हार गए तो उन्हें किसी भी फॉर्म में, किसी भी वे में कभी भी रिकवर या पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा। इस सीजन के कुल 12 एपिसोड में अब तक सिर्फ 3 ही बैटल हुए हैं, और ऑफ कोर्स मैं आपको फाइट के रिजल्ट तो नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद ये देख के एक्सपीरियंस करो और खुद फील करो। हाँ, इतना जरूर बता देता हूं कि अब तक के ये 3 बैटल किसके किसके बीच लड़े गए हैं। पहला बैटल होता है माइटी थॉर वर्सेस लूबू के बीच में, दूसरा बैटल होता है ज़्यूस वर्सेस एडम के बीच में, और इस सीजन का फाइनल तो नहीं बोल सकते, इस सीजन का आखिरी बैटल होता है ज़्यूस के बड़े भाई पोसाइडन और ससाकी कोजीरो के बीच में। अब आप सब में से जितने फेट फैंस होंगे वो ससाकी का नाम सुनते ही थोड़ा सा हाइप्ड हो गए होंगे, बट बिलीव मी, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का ससाकी फेट वाले ससाकी से बहुत पावरफुल है। इवन इतना कि वो गिलगामेश के गेट ऑफ बेबीलोनिया और इमिया शीरो के अनलिमिटेड ब्लेड वर्स को भी झेल ले। और एटलीस्ट यहाँ पे कोई नोबल फैंटाज्म की कॉपी जैसी कोई टेक्निक नहीं दिखाई गई है। जो दिखाया गया है वो है फोकस्ड बैक स्टोरी सिर्फ इस बंदे के स्वॉर्ड स्किल्स के ग्रोथ पे। अब इस मैनकाइंड को बचाने की जंग में ये ह्यूमंस ऐसा नहीं है कि बस आई और गॉड से फाइट करने लग गए, ना, इन ह्यूमंस में से तो मोस्टली सालों पहले मर चुके हैं, या कुछ तो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। तो जो वॉरियर्स मर चुके हैं उनको क्या ही फर्क पड़ना चाहिए मानवता जिए या मरे, मगर नहीं, इन ह्यूमंस के गॉड से फाइट करने के मोटिव को बहुत ही बेहतरीन रीजन देके जस्टिफाई किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो जब एडम ज़्यूस से फाइट करने आता है तो सबको लगता है कि वो गॉड से नफरत करता है, क्योंकि उन लोगों ने बिना सच जाने एक एप्पल की वजह से उसे और ईव को ईडन गार्डन से पूरी तरह से बैनिश कर दिया था। मगर फाइट के बीच में ज़्यूस एडम से पूछते हैं कि मुझे तुम्हारी आंखों में कोई नफरत नहीं दिखाई दे रही, कोई बदला नहीं दिखाई दे रहा एडम, तो हमें बताओ तुम हमसे आखिर क्यों लड़ रहे हो। और भाई साहब, इस पे एडम ज़्यूस को जो रिप्लाई करता है ना, वो इस पूरे सीजन का वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग लगा मुझे। एडम कहता है, कोदोमो ताची व मामुरो नोनाई रियू ननांते यूरू नोकाई, मतलब व्हेन प्रोटेक्टिंग योर चिल्ड्रन डू यू नीड अ रीजन। अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी वजह की जरूरत होती है ज़्यूस। एंड बिलीव मी, दिस इज द मोस्ट डिग्निफाइड डायलॉग एट दिस मोमेंट ऑफ द सीरीज। तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इस एनिमे को जरूर देखो, और अगर आप शिव भगवान वाली कंट्रोवर्सी के चलते इस एनिमे को नहीं भी देखना चाहते हो तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है। इफ यू आर लॉयल टू योर फेथ देन आई आल्सो रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। और एक बात कहना चाहता हूँ, अभी कुछ लोग महानुभाव आएंगे या फिर वो बाद में ये वीडियो देखने के बाद बोलेंगे कि भाई ये बता, तू वही है ना जिसने ब्लैक विडो की रिलीज से पहले जिन यूट्यूबर्स ने उसका रिव्यू किया था उन पे भड़का था, और खुद रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक जो कि इंडिया में नहीं रिलीज हुआ है उसका रिव्यू कर रहा है। तो देखो यार, इंडिया में जो एनिमे की डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी है उनका जो डबल स्टैंडर्ड है वो किसी से छुपा नहीं है।
और यहाँ पे लोग कैसे वेदरिंग विद यू, अटैक ऑन टाइटन देख रहे हैं, मुझे पता नहीं है क्या? रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक अगर मैं पे करके भी देखना चाहूँ तो नहीं देख सकता, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने इसे इंडिया में रिलीज ही नहीं किया है, बैकलेस कर दिया है। यहाँ तक कि जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, इसका जो ट्रेलर उनके यूट्यूब चैनल पे था, उन्होंने ट्रेलर भी हटा दिया। और ब्लैक विडो के केस में जिन बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, बड़े बड़े से मेरा कहने का मतलब है कि एज सब्सक्राइबर काउंट में देखें तो वो बड़े हैं, और जिन्हें कम्युनिटी का फेस माना जाता है, उन्होंने इसका रिव्यू किया था। तो वो चीज़ मुझे गलत लगी कि जब मूवी आने वाली है, क्योंकि मार्वल स्टूडियो जो इतना बड़ा स्टूडियो है, वहाँ का यहाँ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यहाँ उनके पास एक अलग से डबिंग आर्टिस्ट है, नेस्मा मैम जो ब्लैक विडो की वॉइस देती हैं, ये सारे लोग हिंट दे रहे हैं कि बस बहुत ही जल्दी रिलीज़ होने वाली है। और काफ़ी बड़े बड़े रीज़न की वजह से मूवी जो है वो डिले हुई, तो वो लोग थोड़ा भी नहीं रुक पाए। तो मुझे ये चीज़ गलत लगी। मैंने इस पर एक पोस्ट करी थी कि भाई ये रिव्यू करना गलत है। तो मैं यही कहूँगा कि गलत और सही के बीच में एक छोटी सी लकीर होती है। अगर आपको लगता है कि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक का रिव्यू करके मैंने भी कुछ गलत किया, तो बिल्कुल आप अपने ओपिनियन में मुझे गलत बोल सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट में हमें बताओ कि आप रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के बारे में क्या सोचते हो, कि रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक अच्छा है या बुरा है, या इसे रिलीज ही नहीं होना चाहिए था, या अगर रिलीज हो गया तो उसका सेकंड सीजन नहीं आना चाहिए, या बाकी के कोई भी सीजन नहीं आने चाहिए। ये सारी चीज़ें जो भी आपके मन में है आप कमेंट में लिख दो, आपके ओपिनियन को सर आंखों पर रखा जाएगा। तो इसी तरह के ऑसम कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल ईबॉट को सब्सक्राइब कर दो, सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दो। टिल देन, बाय बाय, मे द फोर्स बी विद यू।